नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और परसेंटेज के हमने 12 पार्ट का एनालिसिस किया, बढ़िया से उसको समझा, उस पर अंडरस्टैंडिंग बनाई और उस पर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज ये हमारा पार्ट नंबर 13 है। पार्ट नंबर 13 में हम वेन आरेख के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखेंगे और साथ में उससे संलग्न जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावनाएं हैं उनको भी सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज के पार्ट नंबर 13 का। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षा में 80 उम्मीदवार अंग्रेजी में, 85 उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। अगर दोनों में 73% उम्मीदवार पास हुए, फिर दोनों विषयों में कितने उम्मीदवार फेल हुए। अब ध्यान से देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन को हमने तो रीड कर लिया, अब क्या है कि कॉन्सेप्ट पर पहले ध्यान देते हैं। मान लो आपके पास कोई डाटा दिया गया है, मान लो ए है आपके पास एक सर्कल। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, केवल ऑब्जर्वेशन का गेम है इसमें। अगर ऑब्जर्वेशन बहुत बेहतर रहा तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि ये आपका मैथ पढ़ते हैं और ये इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ और इंग्लिश, मैथ में मान लो 47% पढ़ते हैं, 47%, और इंग्लिश जो पढ़ने वाले हैं वो 24% है, और दोनों पढ़ने वाले 16% है। तो बताओ कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना तो मैथ पढ़ते ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आपको बताना है, ध्यान में रखना, कभी भी जब आपको मैथ दे दिया 47%, इंग्लिश दे दिया 47%, तो आप ये देखेंगे कि यह जो डाटा है बीच में, ये डाटा जो बीच में रखा हुआ है, ये इतना डाटा आपका, ये बीच वाला, यह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है कि नहीं। आप कहेंगे ये तो ओवरलैप है। जब इसके ऊपर ओवरलैप है तो आप कहेंगे कि अगर हमने पहले मैथ में से 16% को निकाल लिया, आप कहेंगे कि हमने मैथ में से 16% को निकाल लिया और फिर इंग्लिश में से भी 16% को निकाल लिया, तो इसका मतलब हमने तो 32% निकाल लिया। और इन टोटल में से, टोटल यानी 47 और 24, ये तो 7 4 11, 4 2 6 1 7, 71% में से, 71 में से हमने 32 को निकाल लिया। क्या ये संभव है? आप कहेंगे नहीं, ये तो ओवरलैप किया गया है, अगर 16 को ही माइनस करेंगे तो भी काम बन जाएगा आपका। तो आप कहेंगे 71 - 16, तो आपका एकदम मैनेजमेंट बैठ जाएगा। और जब 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 11, 6 5 11, और 6 में से 1 गए 5, तो 55%। तो आपने कहा कि 55% जो है कैंडिडेट, वो जो पास है, पास की श्रेणी में है, ये पास है, पास है, मैथ में पास है और इंग्लिश मिला के टोटल 55% पास है। फेल कितने हैं? फेल कितने हैं? 100 में से आप इसको घटा देंगे 55 को, तो 45 फेल है, 45% फेल है। अब आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि 47 + 24 - 16 प्लस फेल इज इक्वल टू 100। तो इतने की वैल्यू आप कहेंगे 55 है, प्लस फेल इज इक्वल टू 100, तो फेल कितना आ जाएगा? 45। बस, इसमें और कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर 3 वेन आरेख दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, मान लो आपको दिया गया 3, मान लीजिए ये आपके पास दे दिया गया, 3 दे दिया गया, तो आप ये बताइए ये तीसरे पर फिर ओवरलैपिंग हुई कि नहीं। आप कहेंगे एकदम ओवरलैपिंग, ये तो फिर हो गया, यह जो पार्ट है ये ओवरलैप और हो गया है, ये 3 बार ओवरलैप हो गया, 1 2 बार तो छोड़ दीजिए, 3 बार ओवरलैप हो गया है। तो आप क्या करेंगे कि यह जो पॉइंट है इसका डाटा, यानी कि अगर ये 23% है तो इन सभी को जोड़ेंगे, 47 23 24, अब माइनस, फिर ये जो डाटा आपका मिलेगा, ये इतना डाटा इसका, तो इनमें जितने भी डाटा आपको फिलअप रहेंगे वो टोटल में से घटाने पड़ेंगे।
और प्लस जो नहीं पढ़ रहा है, नन का जो टर्म आएगा, जो फेल का टर्म आएगा, उसको जोड़ना पड़ेगा, बराबर 100 के होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। चलिए आप क्वेश्चन पे देखेंगे तो चीजें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। देखिए हमने कहा कि भाई हमारे पास दो तरह के विद्यार्थी हैं, दो तरह के विद्यार्थी हैं। ये कह रहा है कि 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, इसको मैंने कहा ये इंग्लिश है, और ये है 85% मैथ का, इंग्लिश और मैथ है। उत्तीर्ण हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें कि जब आप पास की कैलकुलेशन करते हैं तो तीनों, यानी कि इंग्लिश के भी टर्म पास के होने चाहिए, मैथ के भी टर्म पास के होने चाहिए, और दोनों का कंबाइंड अगर आप स्टडी देख रहे हैं दोनों में पास, तो वो भी पास ही होनी चाहिए। फेल वाले का कंपेरिजन पास वाले के साथ मत कराइएगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर दोनों में 73% उम्मीदवार पास हैं तो मैं कहूंगा 73 हमने पास कर दिया। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। तो 73 में से 80 को अगर 80 में से 73 माइनस करेंगे तो 7% बचेगा। अब देखिए ई जो है 80% हो गया टोटल, आप कहेंगे एकदम हो गया है। अब मैथ में देखते हैं, मैथ में 85 है तो 7 5 12, तो 12% इसमें पास है। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 85 और 7 92, 92%। 92% आ गया। ये क्या है? पास है। तो फेल कितने होंगे? आप कहेंगे 8% फेल होंगे। ये तो बैन आरेख से हमने समझ लिया। अगर बैन आरेख से हमको ना समझना हो, हालांकि बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 80 प्लस 85 माइनस 73, क्योंकि ये दो बार ओवरलैप किया है, और इसमें रख दीजिए फेल का इज इक्वल टू 100। तो देखिए ये हो जाएगा 8 दूना 16, 165 माइनस 73 प्लस एफ इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा 92% प्लस फेल इज इक्वल टू 100%। तो फेल कितना आ जाएगा आपका? 8%। तो जो फेल होगा वह 8% होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई दो ग्रुप हमने बना लिया, ए हमारे पास हो गए। इसमें कह रहा है इंग्लिश बोलने वाले 70% और हिंदी बोलने वाले 65% है। 27% ऐसे लोग हैं जो कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो हमने कहा 27% हमको कॉमन मिल गया, तो मैं 27 इसी में ऐड कर देता हूं। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी 30% ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, यानी कि 27 3 30, 3% जो केवल और केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। हिंदी बोलने वाले 65%, 65 का मतलब हो जाएगा 35% जो है हिंदी नहीं बोल सकते हैं। हिंदी नहीं बोलने वाले 35% है। तो देखिए 5 3 8% ये बच जाएगा, 8% हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 8 3 11, एक 28, 28 10 38, यानी 38% जो है ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश बोल सकते हैं। ना ही हिंदी, ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो भाई हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले की कंडीशन कितनी होगी? आप कहने 100 में से 38 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 62% जो हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो 62% ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा टाइप देखिए, दूसरे टाइप में क्या करेंगे आप? यहां 30% है, 30 और 35, 65 हो गया। 65% कौन ओवरलैप किया है? 27%। तो -27 प्लस नहीं बोलने वाले ना, स्पीकिंग वाला, तो मैं स्पीक लिख देता हूं। बराबर 100। देखिए इसमें घटाएंगे तो 8 7 15
और यहां पर बचेगा 5 और 38, 38 प्लस स्पीक बराबर 100। तो स्पीकिंग करने वाले हिंदी इंग्लिश का कितना होगा, तो आप कहेंगे इधर जाएगा 75 हो जाएगा, 62 आ जाएगा, 62%। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड ए है, दूसरा ए है। आप चाहे वेनार एक बना लीजिए, चाहे जिससे आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए, अगर उत्तीर्ण की बात करें तो पास हम कहेंगे, अंग्रेजी में उत्तीर्ण दिया है 70%, तो 30% तो फेल है दोस्त। आप कहेंगे हाँ फेल है। यहां पर 20% मैथ में फेल है, तो मैं इनका जोड़ लेता हूं, 30 और 20 50 माइनस कितने फेल हैं, 10%, 10 करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 40%। ये क्या आ जाएगा, फेल। तो पास कितने होंगे, आप कहेंगे ये 60% पास होंगे। कितने होंगे, पास होंगे। और 60% की वैल्यू कितनी है, 144। अगर इसमें से काटेंगे तो 10, 6 दूना 12 और 6 चौक 24, एक जीरो और बढ़ा दो और यहां पर एक जीरो बढ़ा दो, तो कुल टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 240। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। तो बहुत आराम से बिना बैनर के भी सॉल्व हो जाएगा, और दोनों तरीकों से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में 53 उम्मीदवार विज्ञान में और 48 गणित में असफल हुए, 40% दोनों विषयों में फेल हुए। तो हम कहेंगे इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं और इसको माइनस कर दूं तो भी काम बन जाएगा। तो देखिए 8 3 11 5 4 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 5 4 9 8 3 11 यानी 101, 101 माइनस 40, तो आ जाएगा 61। 61 61 क्या है, फेल। फेल तो पास कितने होंगे, तो 39 पास होंगे। कितने होंगे, 39 पास होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक परीक्षा में 48 उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 56 मैथमेटिक्स में असफल हुए यानी फेल हुए। दोनों विषयों में 32% फेल हुए। तो अगर मैं यहां उत्तीर्ण लिखा है तो फेल की भी कैटेगरी में निकाल सकता हूं। 48 उम्मीदवार अगर पास हुए हैं तो आपका 52 जो % उम्मीदवार हैं वो फेल हुए हैं, और 56% यहां पर है। तो मैं जोड़ूंगा तो 6 2 8, 108 हो जाएगा। 108 दोनों हो गए। अब देखिए दोनों विषयों में फेल जो है कंबाइंड 32 है, तो घटाएंगे यहां से 6 और इस 7, 76। 76 क्या हुए, आपके फेल हुए। फेल हुए तो दोस्त पास कितने होंगे, पास कितने होंगे, तो 24% पास होंगे। कितने पास होंगे, 24%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, तो आपका 24% उत्तीर्ण हुए। बाकी बैन आरेख से अगर आप लगाना चाहेंगे तो इससे भी लगा सकते हैं, आपको जो भी सुटेबल पड़े उससे आप लगाइए। देखिए 32% फेल है, 32% हमने फिलअप कर दिया। ए आपका साइंस है और ए आपका मैथ है। 32 यानी कि साइंस में 20 जो है ये आपके फेल होंगे, केवल 20। ये ओनली वाला है, ओनली, और ये बोथ का है। और मैथ में 24, जब इनको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 76%। ये क्या आएंगे, फेल, क्योंकि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो फेल से कर रहे हैं। तो जो बाकी बचे रहेंगे 24% वो क्या होंगे, वो पास होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक गांव में 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, 18% परिवार के पास मोबाइल है, 1600 परिवार
के पास कृषि योग्य भूमि और मोबाइल दोनों है। यदि 68% परिवार के पास ना तो कृषि योग्य भूमि है ना ही मोबाइल है, तो ज्ञात करें कि गांव में कुल टोटल जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए, हम इसको कर लेते हैं बैन आरेख से। देखिए, अगर हमने कहा कि एग्रीकल्चर, ये हमने एक बनाया एग्रीकल्चर वाला और एक बनाया मोबाइल वाला, कि मोबाइल वाले। अब कह रहा है कि 68% परिवारों के पास ना तो कृषि योग्य भूमि है और ना तो मोबाइल है, तो मैं यहां पर 68 डाल दूं। आप कहेंगे एकदम डाल दीजिए। आप ये बताइए 22% परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, 78% ऐसे परिवार होंगे जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होगी। 18% के पास मोबाइल है, इसका मतलब 82% के पास मोबाइल नहीं होगी। बस यही तो कह रहा है। अब मैं यहां पर इसको फिलअप कर देता हूं, तो 78 और ये 10 हो जाएगा, 82 और ये 14 हो जाएगा। जब इनको मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 60 और 8 4 12 92, 92% के पास ना ही मोबाइल है और ना ही कृषि योग्य भूमि है। नाइदर एजी और नॉर मोबाइल, मोबाइल ठीक है, ना तो कृषि योग्य भूमि है और ना तो इनके पास मोबाइल। तो 8% ऐसे परिवार बचे जिनके पास मोबाइल और कृषि योग्य भूमि दोनों है। तो ये कह रहा है 16%, 1600 परिवार ऐसे जिनके पास कृषि और मोबाइल दोनों है। तो यही 8% किसको कर रहा है, 1600 को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त। तो 8 से काट देंगे 200। अब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो यहां बढ़ा दीजिए, 20,000 आ गया और 20,000 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक योग्यता क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में पास हुए, 70% सामान्य जागरूकता में, जीएस के जो जनरल अवेयरनेस का था उसमें उत्तीर्ण हुए, 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 70 और इसको जोड़ लूं, 70 गुना 140, 143, 143 आ जाएगा। और दोनों में जो ओवरलैपिंग किया 64 किया है, और मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 13 और 9 4 13 और यहां पर 13 बचेगा, 7 6 13, 79% ऐसे हैं जो पास हैं दोस्त, पास हैं। तो फेल भी मैं काउंट कर सकता हूं बड़े आराम से। तो कितना आ जाएगा, 21% फेल होंगे। अब देखिए, दोनों विषयों में फेल कुल कितने हैं, आप कहेंगे 6300, 6300। इसका 3 गुना है, वो इसका 3 गुना है, तो 300 आ जाएगा। और 2 जीरो यहां भी चपका दो, 2 जीरो यहां भी चपका दो, 30,000 हो गया। तो यानी कि टोटल विद्यार्थी स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट थे 30,000। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और एकदम लैंग्वेज बेस्ड है। पहले इस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, 80 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें 45 हिंदी बोलते हैं, तो हम हिंदी बोलने वाले का लिख लेते हैं और अंग्रेजी बोलने वाले 40% है। तो देखिए, पहले हम 2 बैन आरेख बना लेते हैं। दोनों तरीकों से आप लगाएंगे तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां पर आपको कहता है हिंदी, ये हिंदी बोलने वाले हैं और ये इंग्लिश बोलने वाले। यहां पर देखिए लैंग्वेज क्या कहता है, 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो केवल वाले टर्म में रखो 40%, जो एक दूसरे को ओवरलैप किया है वो नहीं है। तो हमने कहा कि ओवरलैप वाला x% है जो बोलने वाले हैं, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले हैं। तो हिंदी, केवल हिंदी बोलने वाले कितने होंगे, 45 माइनस एक्स होंगे। आप कहेंगे एकदम 45 माइनस एक्स होंगे ही होंगे। तो देखिए, यहां 45 माइनस एक्स, चलिए अब इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे
45 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40, यहां तक हो गया। अब क्या कहता है कि यदि किसी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों के बराबर है जो को दो भाषाएं बोलते हैं, तो हमने कहा कि जो नहीं बोलने वाले हैं, दो भाषा बोलने वाले तो यक्स है, नहीं बोलने वाले वो भी यक्स होंगे। आपने कहा कि दोनों बराबर है, तो हमने कहा यक्स को हमने और ऐड कर दिया नहीं बोलने वाले, तो ये टोटल कितना हो गया, आप कहेंगे 100% हो गया। और यहां से काट देंगे तो ये आ जाएगा 85, 85 प्लस यक्स इज इक्वल टू 100, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब 15 यक्स की वैल्यू आ गई, तो यहां पर आ जाएगा 30, यानी 30% ऐसे कैंडिडेट हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, और कह रहा है केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो आप कहेंगे 80 का 30%, तो डिवाइड कर देंगे 100 से, 8 3 24, 24 स्टूडेंट जो है आपके वो हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 12 स्टूडेंट हैं, क्योंकि 80 का 15% आप निकाल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी परीक्षा में 40 छात्र हिंदी में, 55 छात्र अंग्रेजी में पास हुए, यह ज्ञात है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दूनी है जो उत्तीर्ण हुए हैं, तो हम कहेंगे फेल जो है, फेल स्टूडेंट वो 2x है, दुगनी है, और पास स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, आप कहेंगे x है। 40 हमारे हिंदी बोलते हैं, 55 हमारे इंग्लिश बोलते हैं, तो इन दोनों को जो इंटरसेप्ट कर रहा है पास वाले में, यानी कि जो छात्र हिंदी में पास हुए हैं और जो छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो कुछ ऐसे छात्र हैं जो दोनों में पास हुए हैं और वो यक्स है। अब यक्स आप कहेंगे कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 95, जो दोनों में है इंटरसेप्ट कर रहे हैं यक्स, तो हम इनको यक्स को माइनस कर दिए। अब जो फेल है उनको भी अगर जोड़ लें तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, हम कहेंगे हाँ हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू 5%। और यहां पर कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हुए, यानी 2x रिप्रेजेंट करता है 16 को, तो x रिप्रेजेंट करेगा 8 को, और x इज इक्वल टू 5% है, तो 100% कितना होगा, आप कहेंगे 160, 160। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बैन आरेख बनाने की भी विशेष जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। तो इसमें जो पूछा था आपके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 160 स्टूडेंट इसके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है एक समाज में 500 लोग रह रहे हैं और 45% जो है क्रिकेट प्लेयर हैं, 29% हॉकी के प्लेयर हैं, 48% बैडमिंटन के हैं। तो हमने 3 रिंग बना लिया बैन, और इसमें एक क्रिकेट के हैं, दूसरे हॉकी के, और तीसरे आपके बैडमिंटन के। अब ध्यान में रखें ये 3 रिंग है, तो तीनों जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, जो 3 टाइम ओवरलैप कर रहा है वह जुड़ेगा, और बाकी जो 2 टाइम ओवरलैप कर रहा है वो घटेगा, और बस उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो देखिए हम पहले इसको जोड़ लेते हैं, 45, 29 और 48। तो 45, 29 और 48 ये हो जाएगा 122। अब दोनों जो खेल रहे हैं तो 6% क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं, और 27% क्रिकेट और बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33। अब हम कहें कि बैडमिंटन और हॉकी जो खेलने वाले हैं वो हैं आपके यक्स, क्योंकि बैडमिंटन और हॉकी जो खेलने वाले हैं वो हैं आपके यक्स। तो जो तीनों खेलते हैं आप कहेंगे वो 5 है, जो कुछ भी नहीं खेलते हैं वो आपके 18 है। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू 100। अभी बैन आरेख में हम आपको फिलअप कर देंगे। देखिए यक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो यक्स आप यहां पर ये आपका 23 हो जाएगा, घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 10 यहां से माइनस करेंगे तो 112।
माइनस यक्स इज इक्वल टू 100। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। अब यक्स की वैल्यू क्या है? ये हॉकी प्लस बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, हॉकी प्लस बैडमिंटन दोनों के प्लेयर है। चलिए अब फिल कर देते हैं। देखिए 5% लोग तीनों खेलते हैं, हमने फिल कर दिया। 6% क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो 6% एक यहां बच जाएगा। 27% क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, तो 27% क्रिकेट और बैडमिंटन जो खेलते हैं तो यहां 22 हो जाएगा। 7% हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं, सॉरी 12% हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं, तो यहां 7 हो जाएगा बस। अब 45% क्रिकेट खेलते हैं, तो 22 5 27 1 28 और इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 17। हॉकी खेलने वाले 29 है, तो 7 5 12 1 13 इसमें से घटाएंगे आ जाएगा 16। 48 बैडमिंटन खेलते हैं, तो 22 5 27 27 3 30 4 34 48 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 14। तो 14। अब आपसे पूछा क्या है? अब हमने पूरे डाटा को फिल कर दिया। अब कुछ भी पूछा हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो कह रहा है केवल बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताइए। तो केवल बैडमिंटन खेल रहे हैं कितने? 14%, यानी कि 500 का 14%। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 25 70। कितने प्लेयर हैं? 70 प्लेयर हैं जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें भी 3 डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ होगा। हाँ, ये मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो 3 डायग्राम हम यहां पर बना लेते हैं। चलिए ये हमारा आ गया आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब पहले इसको जोड़ते हैं। 53 5 6 5 11 और 11 6 17 17 170 और 3 1 4 174 174 174। अब देखिए जो क्या कर रहा है कि गणित और भौतिकी में, यानी कि फिजिक्स और मैथ में आपके 24% है, तो -24। फिर माइनस करेंगे भौतिक और रसायन में 35%, 35। फिर रसायन विज्ञान और गणित में 27 और तीनों में अच्छा 5% कुछ भी नहीं पास होते हैं। 5% कुछ भी नहीं पास होते हैं, पास ही नहीं होते हैं। तो हमने कहा तीनों में अगर पास होने वालों की संख्या आपको बतानी है, तो आप कहेंगे तीनों में यक्स है, यानी कि सेंटर पार्ट में यक्स है। और कितने हो गए टोटल? आप कहेंगे 100 हो गए। बस इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा 7 5 12 12 4 16 और 16 ये हो गया 20 10 30 20 30 20 50 50 20 70 70 10 80 6 86 86 और इसको जोड़ देंगे इसके साथ तो 179 प्लस यक्स बराबर 100। तो यहां पर आपका आ जाएगा 3 और 9 8 17 9 प्लस यक्स इज इक्वल टू 100, यक्स इज इक्वल टू 7। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? आपको मिल गई 7। तो यहां पर आप इसको फिल कर दीजिए, यानी सेंटर पार्ट में आपको क्या आ गया? 7। बस आपका काम हो गया। अब इसको जो भी डाटा है इसको फिल कर दीजिए। देखिए जो कॉमन है उसको पहले फिल करिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने हैं? तो आपके 24 हैं। फिजिक्स
अच्छा, यहाँ पर मैथ और फिजिक्स में ना, मैथ और फिजिक्स में 24 है, 24 यानी कि 17 बचेंगे। और फिर उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35 है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35 यानी 28 हो जाएंगे। 35 में से 7 को घटा देंगे। फिर नेक्स्ट वाला मैथ और केमिस्ट्री में 27 है, 27 तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। चलिए, अब मैथ में टोटल कितने हैं, तो आपके 53 है, 53%। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, 10 30, 10 40, 4 44, तो ये बच जाएगा 9। फिजिक्स में कितने हैं 61, तो 20, 7 7 14 और 7 3 21, 1 22, 22 और फिर 20, 42 42 और 10 52, तो ये 61 है। 9 यहाँ पर भी बच जाएंगे। और फिर आपका आ जाएगा रसायन, केमिस्ट्री में 60% है, 60%, तो 20 20 40, 40 से हो गया और 8 7 15, तो आज आ जाएगा आपका 55। तो इसमें से घटाएंगे 60 में से तो 5 बच जाएगा। चलिए, अब आपके डाटा पूरे फिल हो गए। अब कह रहा है कि गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले भौतिकी में नहीं होने वाले, जो गणित और रसायन में तो उत्तीर्ण है, गणित और रसायन में, मैथ और केमिस्ट्री में उत्तीर्ण है, लेकिन भौतिकी में नहीं है, फिजिक्स में नहीं है, तो ये 7 वाला टर्म इसको निकाल देंगे। लेंगे किसको, 20 को, 20 को हमने ले लिया का परसेंट अनुपात। और भौतिकी तथा रसायन में उत्तीर्ण होने वाले, भौतिकी और रसायन यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में उत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में फेल होने वाले, गणित में नहीं होने चाहिए, फेल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात, तो 28 को यहां से सेलेक्ट करेंगे, 28, तो 4 7 28, 4 5 20, 5:7 के रेशियो इनका है, तो इनके बीच में अनुपात क्या है, 5:7। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन केवल लैंग्वेज बेस्ड था। अगर आपको ये डाटा सेटिस्फाई कराना आ गया तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है एक कॉलेज के सर्वेक्षण में पाया गया कि मैथ पढ़ना 49 लोगों को और फिजिक्स पढ़ना 52 लोगों को, केमिस्ट्री पढ़ना 50 लोगों को अच्छा लगता है, और मैथ फिजिक्स दोनों को पढ़ना 20% पसंद करते हैं। तो पहले जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा को पुल करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 49, 52 और 50 को जोड़ लेते हैं, 50 102 हो गया, और 40 142 हो गया, 142 में 9 जोड़ेंगे 151, 151, 151। यहां तक आपका काम खत्म, यहां तक कहानी खत्म। अब मैथ फिजिक्स में 20% और मैथ केमिस्ट्री में 21% और फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में 23%, तो 20 20 40 बीतियां 60, 60 और 4 64 यानी कि -64। अब दोनों पसंद करने वाले यानी 5% तीनों विषयों में कुछ भी नहीं पसंद करते, तो हमने कहा कि यक्स ऐसे पर्सन हैं जो तीनों विषय पढ़ते हैं और 5% ऐसे हैं जो कोई विषय नहीं पढ़ते हैं, और टोटल हमारे पास 100 हो गए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 56, 156, 156 -64, तो घटाएंगे 2 और आपका हो जाएगा 9 6 15, 92 प्लस यक्स। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, डायरेक्ट में लिख देता हूं, 92 प्लस यक्स इज इक्वल टू 100, और यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। तो आप कॉमन वाला टर्म है उसमें आप फिल कर सकते हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि केवल एक विषय मैथ, भौतिकी और रसायन विज्ञान पढ़ने वाले कितने % छात्र हैं, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो आप एक गैप जो है रिंग बना लीजिए, बेन
चलिए अब इसमें फिलअप कर दीजिए। 8 तो सेंटर में है और हमने कहा कि पहले है मैथ और ये फिजिक्स और फिर ये केमिस्ट्री। अब इसको डाटा आपके पास पूरा है, अब इसको फिलअप कर दीजिए। मैथ और फिजिक्स कितने पढ़ रहे हैं 20, तो यहां पर हो जाएगा 12। अच्छा मैथ और केमिस्ट्री कितने पढ़ रहे हैं, तो हैं आपके मैथ और केमिस्ट्री 21 है, तो आपके आ जाएगा 13। और फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने पढ़ रहे हैं 23 है, तो आपका आ जाएगा 15। आपका मैथ पढ़ने वाले कितने हैं 49 हैं, तो इसमें से आप घटाएंगे 20, 10, 30, 3, 33, 49 में से घटाएंगे 16 आ जाएगा। और फिजिक्स पढ़ने वाले 52 हैं, तो 20, 10, 30, 5, 35, इसमें से घटाएंगे 52 में से तो 17 आ जाएगा आपका। केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं 50%, 50% है, तो 8, 3, 11, 21, 10, 31, 31, 5, 36, 36 इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 14। अब आपको पूरा चीज एकदम क्लियर नजर आ रही है, जो भी चीज पूछा गया उसको आप लिख दीजिए। क्या कर रहा है, केवल मैथ, केवल फिजिक्स और केवल केमिस्ट्री, तो आप कहेंगे 16 + 17 + 14, तो 14 और 16 ये 30, 30, 40, 7, 47, 47%। ऐसे स्टूडेंट है जो सिंगल विषय पढ़ रहे हैं, केवल मैथ, केवल फिजिक्स और केवल केमिस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है, हर को 5% घटाया जाता है, तो नई भिन्न 5/2 हो जाती है। तो हमने कहा कि अगर आपको भिन्न फाइंड आउट करनी है, तो हमने ये कहा कि हमने कोई फ्रैक्शन मानी x/y, इसको हमने 120% किया अंश को, हर को किया हमने 5% घटाया 95। अब आप इस तरह से भी करते हैं, यक्स का 120/100 या y का 95/100, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, तो इस चीज को अजम्पशन करिएगा आप लोग। अब देखिए अगर इसको काटते हैं तो 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 24, और यहां काटेंगे तो ये 19 हो जाएगा, और इसके बराबर कितना दिया है 5/2। तो x एंड y की वैल्यू जो क्या होगी, आप कहेंगे 24 दूना 48, 19 बचे 95, 95/48, 95/48, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या था, प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है और रात्रि में पता चलता है कि उसे 10% आम खराब हो गया। 3 रात्रियों में कुल उसे 1983 आम खराब मिले, तो ज्ञात करे प्रारंभ में कितने आम उसके पास थे। तो हमने कहा कि हमारे पास डाटा तो ऐसा है नहीं कि जो हम उसको एजम्पशन कर लेते हैं, तो हम मान लेते हैं 100, उसके पास मैंगो कितने थे 100, 100 में से उसने 50 तो सेल कर दिए, 50 उसके पास बचे हुए हैं। 50 में उसने क्या किया, 10% उसकी पहली नाइट में खराब हो गए, तो 5 आम इसके खराब हो गए। अब बचे कितने 45 आम, ये फर्स्ट नाइट का ना, फर्स्ट नाइट में ये 5 आम खराब हुए। अब बचे उसके पास 45 का आधा तो बेच देगा, हाफ जो है वो बेचेगा, सेल करेगा। तो अगर हाफ बेचेगा तो ये कितना हो जाएगा 22.5, उसके पास बचा 22.5। अब 22.5 रात में 10% जो है सड़ गया, खराब हो गया, तो 2.25 आपका खराब हो गया। अब बचा कितना है आपका 20.25, इतना आम उसके पास बचा हुआ है। ये दूसरी रात का सीन है, ये खराब हो गया दूसरी रात में, सेकंड नाइट में इतने आम खराब हो गए। अब कहता है कि इसमें
0.25 में हाफ जो है, आधा आम उसने सेल कर दिया, आधा आम सेल करेगा, यानी कि 10.125 सेल करेगा। अब उसके पास बचेगा कितना, 10.125, ये बच गया। अब इसका भी 10% आम खराब हो गया, 10% खराब होता है, 10% की वैल्यू हो जाएगी 1.0125, ये खराब हो गया। ये थर्ड नाइट में था, तीसरी रात में ये आम खराब हुआ। अब कह रहा है कि कुल आमों की जो संख्या, खराब आमों की संख्या है 1983 है। तो इनको जोड़ लेते हैं, 5 2 7, 7 1 8, और ये हो जाएगा 8.2625, 8.2625, इतने आम इसके खराब हो गए। इसके खराब होने का मतलब है ये कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1983 को, 1983 को। ये कितनी बार है, 240 बार इसका मल्टीप्लाई है करके ये बना हुआ है, 240 बार में ये परफेक्टली कट जाएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 240। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 और 00 और चिपका देंगे। यानी कि उसके पास टोटल आम कितने थे, आप कहेंगे 24,000 उसके पास आम थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज पे आधारित था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राजू की फैक्ट्री में उत्पादन प्रति वर्ष निश्चित दर से बढ़ता है और उस दर को ज्ञात करिए, यानी कि आर की वैल्यू आपको पता लगानी है कि उत्पादन 2 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो हमने कहा कि उसके पास प्रोडक्ट था यक्स था 1 + R/100 और 2 ईयर में ये बढ़ के कितना हो गया, 2x हो गया। तो यक्स से यक्स यहां कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है उधर जाकर रूट बना लेगा, 1 + R/100 = √2। अब यहां पर आ जाएगा 100 + R = 100√2। इसको पक्षांतर करेंगे, R 100√2 - 1, ये आ जाएगा 100 × √2 - 1। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आर की वैल्यू क्या होगी, 100 × √2 - 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है कि पानी जब बर्फ में बनता है तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यानी कि अगर हमने कहा 100 है ये, तो ये बढ़ के कितना हुआ, 109 हो गया। यदि बर्फ पानी में बदलता तो कितना आयतन में कमी आती। तो आप कहेंगे कि कमी लाने के लिए तो भाई 9 इसमें से घटाना पड़ेगा, तभी तो 100 तक आएगा। क्या कि ये 109 में अब कमी होगी, तो परसेंट कमी कितनी हो जाएगी, आप कहें 9/109, क्योंकि बेस वैल्यू इस बार 109 लेंगे इंटू 100, तो 900 981, तो ये हो जाएगा 8 बार में जाएगा, 8 बार में 881, 21 बच जाएगा बाई 109। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 8 सही 21/109%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक पार्टी में केवल विवाहित जोड़े को बुलाया गया है और ये बुलाए गए लोगों में 44 सही 4/9% लोग शाकाहारी हैं, 60% पुरुष मांसाहारी हैं। जब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें, यदि 20% पुरुष पिता हैं, दिया गया है 920 महिलाएं मांसाहारी हैं, तो कुछ नहीं इसमें है, लेकिन बहुत बेहतरीन और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या था, पार्टी में पहले एक एक स्टेप पढ़िए और उसी के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करिए। पार्टी में केवल विवाहित जोड़े आए, केवल विवाहित जोड़े ध्यान में रखना है, केवल विवाहित जोड़े का मतलब जितने पुरुष हैं उतनी ही स्त्रियां हैं बुलाए गए, और लोगों में 44 सही 4/9% लोग शाकाहारी यानी वेज से। तो जब मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा
तो ये कितना हो जाएगा 4/9, यानी 4/9। 9 क्या है, ये टोटल वर्ग, टोटल मेंबर है, टोटल मेंबर। और 4 क्या है, ये है वेजिटेरियन, वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन कितने होंगे, आप कहेंगे कि 5 होंगे। भाई 9 यूनिट टोटल है, 4 तो शाकाहारी निकल गए, तो 5 जो बचेंगे वो आपके मांसाहारी हैं। अब मैं थोड़ा सा डाटा आसान करने के लिए यहां पर एक एक जीरो बढ़ा देता हूं, ताकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आप ये बताइए कि अगर आपके पास 90 लोग हैं और आधा उसका कितना होगा, आप कहेंगे 45 स्त्रियां होंगी और 45 पुरुष होंगे, क्योंकि जितनी स्त्रियां हैं उतने ही पुरुष हैं, क्योंकि विवाहित जोड़े आए हैं। तो हमने कहा 45 मेल हैं और 45 फीमेल है। अब क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट 60% पुरुष मांसाहारी है, 60% पुरुष मांसाहारी। तो हमने कहा कि नॉन वेज खाने वाले 60%, तो इसका 60% तो आ जाएगा 3/5, 15 तिया 45 और 3 नवा 27, तो 20 हाँ ठीक है 27, 27। इसका मतलब हो जाएगा 3/5। तो 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 45 यानी 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, ये आपकी वैल्यू आ गई 27। 27 नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। और यहां कह रहा है 27 तो नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन 50 लोग हैं जो नॉन वेज खाने वाले, तो यानी कि स्त्रियां जो रहे वो आपकी नॉन वेज खाने वाली 23 हैं, 23 नॉन वेज हो गई, क्योंकि नॉन वेज खाने वाले टोटल 50 लोग हैं, जिसमें से 27 पुरुष हो गए और स्त्रियां हो गई 23। अब कह रहा है 23 महिलाएं जो है मांसाहारी हैं, 23 महिलाओं को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है मांसाहारी, तो ये है 920 स्त्रियां, 23 रिप्रेजेंट कर रही है 920 को, एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 40। अब कह रहा है कि 9 यूनिट, अच्छा 9 यूनिट नहीं, पहले हम पूरे को ना निकाल के, अब पूछा क्या है, उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करना है। यदि पुरुष पिता आपके 20 हैं, 20% है, तो यानी कि मेल पे ही तो पुरुष पिता निकलेगा। तो मेल कितने हैं, 45 है, 45 का 20% निकाल लीजिए, तो 20 पंजे 100 आ जाएगा 9, यानी कि 9 पुरुष ऐसे हैं जो पिता हैं। तो 9 की ही तो वैल्यू बतानी है, 9 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा, 9 चौक 36, 360, यानी कि 360 ऐसे व्यक्ति हैं जो पिता हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, टोटल मेंबर अगर आपको जानना है तो यहां पर एक जीरो लगा दीजिए, 3600 टोटल मेंबर है, क्योंकि टोटल मेंबर कितने हैं 90 यूनिट। तो इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था ये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक कंपनी में XYZ में अनुस्नातक जो है उनमें कुल संख्याओं के बीच का जो स्नातक और अनुस्नातक, इसमें अच्छा ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, ये अंडर ग्रेजुएट है और एक है ग्रेजुएट, इनका जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का जो अनुपात है वो 13:23 के अनुपात में है। 2 शाखाएं हैं मुंबई और दिल्ली में। मुंबई में शाखा में अनुस्नातक जो कर्मचारी हैं कुल संख्या 351 है, जो कंपनी के कुल अनुस्नातक कर्मचारियों की संख्या का 30% है। तो अंडर ग्रेजुएट का 30% है। तो हमने कहा कि एक हमारे पास अंडर ग्रेजुएट है और एक है ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट 13 यूनिट है
और 23 यूनिट जो है ग्रेजुएट है। अभी कह रहा है कि जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके जो कर्मचारियों की संख्या का 30% कंपनी में कुछ स्नातक कर्मचारी है, और कुल स्नातक कर्मचारियों का जो कंडीशन अनुस्नातक जो दिया है मुंबई शाखा में 351 है, यानी कि 13 का 30% बटे 100, तो इसको ये बराबर कितने का है 351 के, 351 के, तो 3 से काट देंगे 3, 17 3 51, 3 9, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई, तो कह रहा है कि कंपनी में स्नातक कर्मचारियों की कुल संख्या ग्रेजुएट कितनी है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 90 से, तो 9 3 27 के साथ हाथ लगे 2, 9 2 18, 18 2 20, तो आ जाएगा 2070। 2070 ऐसे कर्मचारी हैं जो स्नातक है, ग्रेजुएट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक शहर की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 56.25% अधिक है, यानी कि एक शहर बी है और ए की जनसंख्या से वो कितना अधिक है आपका 56.25%। 56.25% का जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9/16, 9/16। तो हमने कहा कि 9/16 है, टोटल 16 है, तो किससे अधिक है ए? आप कहेंगे जो बेस वैल्यू है वह ए से कंपैरिजन कर रहा है, और ऊपर वाला जो टर्म होगा वो बी से कंपैरिजन कर रहा है। बी अधिक है कि किससे? ए से 9 यूनिट, तो नया जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो 9 6 15, यानी कि 25/16 बन जाएगा। 25/16, यानी कि बी रिप्रेजेंट करेगा आपका 25 यूनिट और ए रिप्रेजेंट करेगा 16 यूनिट। बस अब कह रहा है अगले वर्ष ए की जनसंख्या में x% की वृद्धि हुई, तो ए की जनसंख्या 16 है, तो हमने कहा 16 में 1 + r/100 इस वर्ष वृद्धि हुई। तो कह रहा है जनसंख्या प्रति वर्ष उतने प्रतिशत की कमी हुई। अच्छा बी में कहेगा ना, बी यहां पर लिख दीजिए, बी में उतने % की कमी हुई जितने 2 वर्षों बाद होती है। तो हमने कहा कि इसका 2%, बी का 25, 1 - r/100, 2 वर्षों में जो बी में कमी हुई है वह ए में 2 वर्षों में बढ़ोतरी के बराबर है। दोनों का ये टर्म कह रहा है, तो ए और बी की जनसंख्या बराबर है ये कह रहा है, तो यक्स का मान आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि यक्स क्या है, ये आर की वैल्यू आपको बतानी है, r = यक्स के रूप में, r = यक्स, तो r की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अंडर रूट दोनों के ऊपर लगा देते हैं, वो साइड अंडर रूट लगा देंगे, तो यहां तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, तो जो 4 हो जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 + 4 r/100 = 5 - 5 r/100, ये हो जाएगा। और इधर आएगा तो 9 हो जाएगा, 9 r/100 = 1, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r = 100/9, तो 11 सही 1/9% या 11.11%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 140 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 80 प्रश्नों में से 70 का सही उत्तर दिया है। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत सही उत्तर लाने होंगे कि वो उसका जो ओवरऑल एवरेज हो जाए वो उसका 60% बन जाए।
तो हमने कहा कि टोटल 140 क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का अगर है तो इसका 60%, इसका 60% 84 होगा, 0 0 कट जाएगा, 14 6 84। अब देखिए इसमें से 80% का उसने उत्तर दिया है, वो भी 80 प्रश्नों का 70% सही उत्तर दिया है। बचे कितने? आप कहेंगे 60 प्रश्न बचे हैं। इसका 70% सही उत्तर दिया, यानी कि इसको जो मिलेगा 8 7 56, 56 मार्क। अब चाहिए कितना था उसको? 84 मार्क चाहिए था। अब इसको कितनी मिलेगा? 28 मार्क मिलेगा। 28 मार्क मिलेगा। 28 मार्क किस पे मिलेगा? 60 पर मिलेगा। तो कितने परसेंट बनेगा? आप कहेंगे कि 28/60 इंटू 100, तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 140/3, तो 3 चौक 12 और 3 छक 18, 2/3%, 46 सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यानी कि उसको नेक्स्ट वाले 60 क्वेश्चनों में से 46 सही, 2/3% आप मार्क लाने पड़ेंगे, तब उसका ओवरऑल 60% बनेगा। तो आज का सेशन कुछ कॉम्पिटिटिव ऐसा था कि जिसमें लैंग्वेज खूब घुमा फिरा के थी, आपने लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग किया और क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हुआ। अगर लैंग्वेज समझ में आई अर्थमेटिक में तो क्वेश्चन बहुत भारी भरकम नहीं होता है, मेन होता है लैंग्वेज का गेम। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।